हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी शानदार होने वाला है दोस्तों। आज के वीडियो में हम चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा से संबंधित सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण सवाल डिस्कस करने वाले हैं। कलाम एकेडमी की जो बुकलेट है उसके अंतर्गत आपके लगभग 150 सवाल दिए गए हैं। इन 150 सवालों की हम चर्चा करने वाले हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। कम टाइम के अंतर्गत 150 सवाल मैं आपको करवाने वाला हूँ और यहाँ पर सभी टॉपिक्स हम कवर करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो आपके सिलेबस में जो दिए गए हैं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, धातु अधातु प्रमुख यौगिक, प्रकाश का परावर्तन नियम, आनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली, मानव शरीर संरचना अंगतंत्र, प्रमुख मानव रोग और अपशिष्ट प्रबंधन। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को आप जरूर देख के जाइए। जब भी आपका एग्ज़ाम हो उससे पहले आप एक बार इस वीडियो को जरूर देखिए। मैं कोशिश करूँगा 1 घंटे के अंतर्गत 150 सवाल जो है वो आपको कवर करवा दूं, ताकि आप इसे डबल स्पीड में देखेंगे तो आपके 30 मिनट में ये आपका वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले भी मैं आपकी एक बार मैराथन ले चुका हूं। इंडियन ज्योग्राफी की मैराथन मैंने आप लोगों के लिए ली थी दोस्तों। तो उसमें से आपके 14 क्वेश्चन पटवारी के एग्जाम में पूछे गए हैं। दोनों शिफ्टों में आपके 7-7 क्वेश्चन पूछे गए थे और वो 7-7 क्वेश्चन जो है वो आपको एक ही वीडियो से देखने को मिल जाएंगे। उसी प्रकार इस वीडियो से भी आपको एज इट इज एग्जाम में सवाल देखने को मिलेगा। तो आप इस वीडियो को मिस ना करें, इस वीडियो को आप जरूर देखिए। आज आपकी गणेश चतुर्थी है दोस्तों, तो गणेश चतुर्थी की भी आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं दुआ करूंगा कि आपकी जो सारी मनोकामनाएं दोस्तों वो पूरी हो और इसी साल आप जॉब लग जाए, ताकि आपके घर की जो कंडीशन है वो बिल्कुल सुधर जाए। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों भौतिक परिवर्तन के बारे में। तो पहला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो यहाँ पर कौन सा आपका भौतिक परिवर्तन है? पहला सवाल है आपका वायु में मैग्नीशियम के तार का जलना। तो वायु में मैग्नीशियम के तार का जलना कभी भी आपका भौतिक परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि जलना आपका रासायनिक परिवर्तन में आता है। तो पहला तो यहाँ पर नहीं होगा। गर्म करने पर प्लेटिनम तार का चमकना, यह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन आपका रासायनिक परिवर्तन है। कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से गुजारना, यह भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। अगला सवाल देखिए, मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन करने पर चमकदार ज्वाला के साथ श्वेत रंग का बना पदार्थ है। तो मैग्नीशियम रिबन जो है दोस्तों, जब वायु में दहन किया जाता है उसका, तो चमकदार ज्वाला के साथ श्वेत रंग का बना पदार्थ आपका कौन सा होता है? तो ये कौन सा होता है? आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और ये आपका महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखना है। जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है, दहन किया जाता है, तो श्वेत रंग का जो पदार्थ बनता है वो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है। विकृत गंधिता उदाहरण है। तो विकृत गंधिता जो है दोस्तों, ये किसका उदाहरण है? तो ये आपके उपचयन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? उपचयन का आपका उदाहरण है। निम्न में से कौन सा उदाहरण ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का नहीं है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का कौन सा उदाहरण नहीं है? प्राकृतिक गैस का दहन, ये तो आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में आ जाएगा। साग सब्जियों का विघटित होकर खाद बनाना, ये भी आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में आ जाएगा। और आपका जो ग्लूकोज है दोस्तों, उसकी O2 से जब अभिक्रिया करवाई जाती है ऑक्सीजन से, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। यह भी आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में आता है। लेकिन आपका CuO+H2 जो है ये आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका सही जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है? तो यहाँ पर कौन सा प्रक्रम जो है ये आपका ऊष्माक्षेपी है, ये आपको बताना है। कपूर का ऊर्ध्वपातन, एक सांद्र अम्ल का तनुकरण, बिना बुझे हुए चूने के साथ जल की अभिक्रिया करवाना, जल का वाष्पीकरण। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा होगा? तो एक सांद्र अम्ल का तनुकरण जो है यह आपकी कैसी अभिक्रिया है दोस्तों? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और बिना बुझे चूने के साथ जल की अभिक्रिया, ये भी आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। लेकिन कपूर का ऊर्ध्वपातन आपकी ऊष्माक्षेपी में नहीं आता है और जल का वाष्पीकरण भी नहीं आता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। ऐसा सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो अगर आपसे पूछा जाए लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि आपकी उपयुक्त है, तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी? जिंक की परत चढ़ाकर। इसे क्या कहा जाता है? इसे गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, लोहे से बनी वस्तु पर जंग लगना कहलाता है। तो लोहे से बनी वस्तु पर जब जंग लगता है तो आपका फेरिक ऑक्साइड बनता है और यहाँ पर संक्षारण आपका होता है और ये एक आपकी रासायनिक परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया होगी तो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा और संक्षारण यहाँ पर होता है। और जब आपका जंग लग जाता है तो लोहे का भार थोड़ा सा बढ़ जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। कौन सी जंग की रोकथाम की एक विधि है? तो जंग की रोकथाम की एक विधि आपकी कौन सी हो जाएगी? तो ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है। ये आपकी कौन सी हो जाएगी? गैल्वेनीकरण, जिसे यश दलेपन कहा जाता है, गैल्वेनाइजेशन हो जाएगी। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं रासायनिक परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन में आपकी कौन कौन सी प्रक्रियाएं यहाँ पर आ जाएगी दोस्तों?
तो प्रकाश संश्लेषण, मोम का पिघलना, लोहे में जंग लगना, भोजन का पाचन और भाप का संघनन। तो भाप का संघनन जिसे कंडेंसेशन कहा जाता है ये तो नहीं होगा। इसके अलावा आपका मोम का पिघलना जो है ये भी आपका भौतिक परिवर्तन में आ जाएगा। पिघलना भौतिक परिवर्तन में है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए मोम का जलना किस में आएगा तो वह आपका रासायनिक और भौतिक दोनों में आ जाएगा, लेकिन मोम का पिघलना आपका किस में आएगा, भौतिक में आएगा। तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण, लोहे में जंग लगना और भोजन का पाचन, ये आपकी तीनों जो है ये किसी अभिक्रियाएं हो जाएगी, ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 1, 3 और 4 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, चिप्स उत्पादक अधिकतर चिप्स को उपचयित होने से बचाने के लिए उनके थैलों को गैस से भरते हैं। तो यहाँ पर कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है। देखो, नमक का पानी में घुलना आपका भौतिक परिवर्तन है। गीली मिट्टी का दीपक सूखने पर भंगुर हो जाना, यह भी आपका भौतिक परिवर्तन है। और प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना, यह भी आपका भौतिक परिवर्तन है। लेकिन सब्जियों को पकाना और उनका मुलायम हो जाना, ये कैसा हो जाएगा, आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। तो कौन सा आपका भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, तो बर्फ का पिघलना जो है ये आपका भौतिक परिवर्तन है। याद रखिएगा, ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही जाएगा। तांबे के बर्तनों को आर्द्र वायु में खुला रखने पर बनने के कारण उन पर हरी परत उत्पन्न हो जाती है। तो क्या बनने के कारण हरी परत आपकी उत्पन्न हो जाती है। तो पहली बात तो आप ये ध्यान रखिएगा, कॉपर के जो बर्तन होते हैं, तांबे के जो बर्तन होते हैं, उन पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। कैसी परत चढ़ती है, हरे रंग की। तो ये हरा रंग भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनता है दोस्तों, तो यहाँ पर कॉपर कार्बोनेट आपका बन जाता है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। देखो, लोहे को खुला छोड़ोगे तो आपका फेरिक ऑक्साइड बनता है, तांबे को खुला छोड़ोगे तो कॉपर कार्बोनेट यहाँ पर बढ़ता है। ये आपको ध्यान रखना है, कॉपर कार्बोनेट यहाँ पर बनेगा, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी भौतिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी विशेषता है जो कि भौतिक परिवर्तन की नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, देखिए, नए पदार्थ का निर्माण यहाँ पर नहीं होता है। नए पदार्थ का निर्माण किस में होता है, आपका रासायनिक परिवर्तन में होता है, ठीक है। भौतिक परिवर्तन जो होते हैं ये आपके अस्थायी होते हैं, यानी कि ये आपके उत्क्रमणीय होते हैं। इनको वापस परिवर्तित किया जा सकता है। परिवर्तित करने वाले के होने के कारण ये प्रतिवर्तित हो जाते हैं। केवल पदार्थों के भौतिक गुणों में, जैसे कि अवस्था, रंग, गंध इत्यादि में परिवर्तन होता है, यानी केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 आपका सही जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संक्षारण के उदाहरण है। तो संक्षारण के उदाहरण अगर आपसे पूछे जाए तो कौन कौन से हो जाएंगे। तो लोहे में जंग लगना आपका संक्षारण कहलाता है। चांदी पर काली सतह का जो आवरण चढ़ जाता है वह भी आपका क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, चांदी पर कौन सी कलर की आपकी परत चढ़ती है, तो काली रंग की, और तांबे पे कौन सी चढ़ेगी, हरे रंग की। तो ये दोनों बातें भी आप याद रखना, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ से भी कंफ्यूज आपको कर सकता है। तांबे पर हरी सतह का आवरण चढ़ना, ये भी आपका संक्षारण हो जाएगा। लोहे की वस्तु का गेल्वीकरण करना, ये आपका संक्षारण में नहीं आएगा। तो यहाँ पर 1, 2, 3 आपका सही हो जाएगा, क्योंकि गेल्वीकरण तो जो है वो संक्षारण से बचाने के लिए किया जाता है। आगे देखिए, निम्न में से कौन से कथन भौतिक परिवर्तन के बारे में सही है। तो भौतिक परिवर्तन के बारे में कौन से कथन आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। पदार्थ के रंग या प्रावस्था स्टेट में परिवर्तन हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। यह एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, तो ये उत्क्रमणीय होते हैं, तो ये बात गलत हो जाएगी। इस परिवर्तन के दौरान कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। पानी का भाप में बदलना एक भौतिक परिवर्तन है, तो ये तीनों बातें आपकी सही है। यहाँ पर 2 आपका गलत हो गया, तो 2 यहाँ से गया, 2 यहाँ से गया, यहाँ पर 1, 3, 4 आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा उदाहरण भौतिक परिवर्तन दर्शाता है। तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण आपका कौन सा हो जाएगा, तो पानी का भाप में बदलना, ये आपका भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। जबकि भोजन का पाचन, दही से दूध बनना, काटने के बाद सेब का भूरा रंग, ये आपके रासायनिक परिवर्तन हो जाएंगे। आगे देखिए, एक रासायनिक परिवर्तन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा कथन आपका सही नहीं है रासायनिक परिवर्तन के संदर्भ में, तो ये आपको बताना है। एक गैस उत्सर्जित हो सकती है, ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है, परंतु अवशोषित कभी नहीं हो सकती। तो ये बात गलत हो जाएगी, उत्पन्न भी हो सकती है और अवशोषित भी आपकी हो सकती है। ध्वनि उत्पन्न हो सकती है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, तो 2 यहाँ पर आपका गलत है। निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, तो कौन सा आपका एक भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। नमक का पानी में घुलना जो है ये आपका भौतिक परिवर्तन में आ जाएगा। जबकि भोजन का पकना, फल का पकना, दही का जमना, ये आपके रासायनिक परिवर्तन है। दही में कौन सा एसिड आपका पाया जाता है, तो दही में आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ये आप याद रखिएगा। सेब में आपका मैलिक अम्ल पाया जाता है। निम्न में से कौन से कथन यहाँ पर आपके सही है, तो यहाँ पर कौन से कथन आपके सही है। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय और स्थिर होते हैं, तो ये स्थिर नहीं होते हैं भौतिक परिवर्तन, ये आप याद रखिएगा। उत्क्रमणीय होते हैं लेकिन स्थिर नहीं होते हैं। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं और अस्थिर होते हैं,
ये बात आपकी बिल्कुल सही है, भौतिक परिवर्तन से संबंधित। और रासायनिक परिवर्तन जो है दोस्तों, ये आपके गैर उत्क्रमणीय होते हैं और स्थिर होते हैं, यानी 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो 2 और 3 यहाँ पर आपका सही है, यानी कि ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण नहीं है? तो भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण आपका कौन सा नहीं है? तो पार्क के लोहे के दरवाजों पर भूरे रंग की परत चढ़ना, यानी संक्षारण जो है, ये आपका रासायनिक परिवर्तन में आता है। ये आप याद रखिएगा। धातुकार आरी के ब्लेड को तेज गर्म करने पर उसकी नोक का रंग बदलना, यह आपका दोस्तों भौतिक परिवर्तन है। कागज के एक टुकड़े के 4 वर्गाकार टुकड़ों में काटना, यह भी आपका भौतिक परिवर्तन है। चौक धूल से चौक का टुकड़ा बनना, यह भी आपका भौतिक परिवर्तन है। आगे देखिए, निम्न में से कौन से कथन आपके यहाँ पर सही है? सही कथन आपको बताना है। बर्फ का पिघलना एक रासायनिक परिवर्तन है, तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी। दूध से दही का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है, ये बिल्कुल सही है। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, ये बात भी आपकी सही है। और जल में लवण का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है, तो ये बात भी आपकी सही है। तो यहाँ पर 2, 3, 4 आपका सही हो जाएगा, ये आप याद रखिएगा। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, हीना रंजक का कौन सा अपघटक वायु या सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर लाल रंग का यौगिक बनाता है? महत्वपूर्ण सवाल है। हीना रंजक का ऐसा कौन सा अपघटक है जो वायु या सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर लाल रंग का यौगिक बनाता है? तो ये कौन सा घटक हो जाएगा? लासोन हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जा सकता है। निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तेल का हाइड्रोजन के साथ उपचार करने पर वसा बनती है। तो ये सवाल काफ़ी बार आपने एग्जाम में देखा होगा, महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम में पूछा जाता है। निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तेल का हाइड्रोजन के साथ जो अभिक्रिया करवाई जाती है, तो ये आपकी योगात्मक अभिक्रिया होती है। ठीक है, कैसी अभिक्रिया होती है? योगात्मक अभिक्रिया होती है। कौन सा उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाई जाती है? निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाई जाती है। इसे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसे वनस्पति घी कहा जाता है। तेल और हाइड्रोजन का जब मिश्रण होता है तो फिर वनस्पति घी आपका बनता है, तो ये आपकी योगात्मक अभिक्रिया है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? कौन सा यहाँ पर आपका एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो ये भी आपका इजी सा सवाल है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन कभी भी आपका भौतिक परिवर्तन नहीं हो सकता, तो ये आपका रासायनिक हो गया। जल में लवण का विलय भौतिक है। बर्फ के गलन पर जल का बनना भौतिक है। जल के क्वथन पर जलवाष्प का बनना भौतिक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है? तो कौन से प्रक्रम आपके ऊष्माक्षेपी हो जाएंगे, ये आपको बताना है। बिना बुझे हुए चूने के साथ जल की अभिक्रिया, एक अम्ल का तनुकरण, जल का वाष्पीकरण, कपूर का ऊर्ध्वपातन। तो ये आपका महत्वपूर्ण सवाल है, इस सवाल में आप फंस सकते हो, तो ध्यान रखिएगा। बिना बुझा हुआ चूना जो है उसके साथ जल की अभिक्रिया करवाई जाती है, तो ये आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए एक अम्ल का जो तनुकरण किया जाता है, ये भी आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। लेकिन जल का वाष्पीकरण और कपूर का ऊर्ध्वपातन, ये आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में नहीं आता है, तो यहाँ पर 1 और 2 आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन से प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रियाएं होती है? तो कौन से प्रक्रम में आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी? तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो उच्च तार पर वायु की अनुपस्थिति में कॉपर की तार को गर्म करना, ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। देखो, एक गैस सिलेंडर में निम्न दाब पर ऑक्सीजन गैस का भंडारण, तो ऑक्सीजन गैस का भंडारण जो निम्न दाब पर किया जा रहा है, तो ये तो आपको भौतिक परिवर्तन में आ जाएगा। वायु का द्रवीकरण भी आपका भौतिक परिवर्तन में आ जाएगा। चीनी की प्याली में खुले में पेट्रोल रखना, ये भी आपका भौतिक ही है। ठीक है, लेकिन उच्च ताप पर वायु की अनुपस्थिति में कॉपर की तार को गर्म करना जो है दोस्तों, ये आपका किस में आ जाएगा? ये आपका रासायनिक अभिक्रिया में आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, कक्ष तापमान पर दूध के खट्टे होने में शामिल है। तो दूध का जो खट्टा होना है वो लैक्टिक अम्ल की वजह से होता है, और ये क्या है? आपका रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती जलने के दौरान किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो जलने के दौरान आपसे पूछा गया है। जलने के दौरान 2 प्रकार के परिवर्तन यहाँ पर होंगे आपके। देखिए, मोमबत्ती जो होती है उसमें धागा होता है, तो धागा जलता है, तो वो कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। और मोम आपकी पिघलती है, तो वो कैसा परिवर्तन है? आपका भौतिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर आपका भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सेब को काटने के पश्चात जब आपका सेब भूरे रंग में बदल जाता है, तो ये कैसा परिवर्तन है? तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। और सेब में कौन सा अम्ल आपका पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो वायु में मैग्नीशियम के तार का जलना कभी भी भौतिक परिवर्तन नहीं हो सकता। गर्म करने पर प्लेटिनम के तार का चमकना, ये आपका भौतिक परिवर्तन में आ जाएगा। साग सब्जियां वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट बनना उदाहरण है। तो साग सब्जियां जो होती है उनका विघटित होकर कंपोस्ट बनना, ये आपका किस प्रकार का उदाहरण है? ये आपसे पूछा गया है, तो ये आपके ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। महत्वपूर्ण सवाल है, इंडिविजुअली भी एग्जाम में पूछा जाता है, डबल ऑप्शन देके भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा हो जाएगा?
तो श्वसन आपका ऊष्माक्षेपी में आता है। ठीक है, साग सब्जियां का कंपोस्ट होना भी आपका ऊष्माक्षेपी में आता है, और प्राकृतिक गैस का दहन भी आपका ऊष्माक्षेपी में आता है। तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन यानी AgCl जो है दोस्तों, इनका जो वियोजन होता है सिल्वर और क्लोरीन में सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, यह आपका ऊष्माशोषी अभिक्रिया में आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए दोस्तों, धातु अधातु के सवाल। स्टेनलेस स्टील को लोहे में निम्न को मिलाकर बनाया जाता है। तो स्टेनलेस स्टील जो बनाया जाता है, इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है। स्टेनलेस स्टील जो है वो किस किस से मिलाकर बनाया जाता है? तो एक तो आपका लोहा होता है, लोहे में आपका क्या मिलाएंगे? कार्बन मिलाएंगे, और क्या मिलाएंगे? मैग्नीज यहाँ पर मिलाएंगे। इसके अलावा निकल और क्रोमियम भी यहाँ पर मिलाया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 4 हो जाएगा। मैग्नीशियम यहाँ पर नहीं मिलाया जाता है, ये आप याद रखिएगा, मैग्नीज मिलाया जाता है। तो कार्बन, निकल, क्रोमियम और मैग्नीज यहाँ पर मिलाया जाएगा लोहे के साथ, तो आपका क्या बन जाएगा? स्टेनलेस स्टील बन जाएगा। अगला सवाल देखिए, एक्स एक नरम तत्व है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, उसे हवा में खुला नहीं रखा जा सकता, वह पानी के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है, तो एक्स को पहचानिए। तो एक्स आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका क्या हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा, क्योंकि सोडियम को आप खुला नहीं छोड़ सकते हो। ठीक है, खुला छोड़ दोगे तो वो जल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, सोडियम को और पोटेशियम को, ये आप याद रखिएगा। सोडियम और पोटेशियम जो है ये काफ़ी नरम धातुएं हैं आपकी, जिनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अब यहाँ पर धातुओं की कुछ विशेषताएं दी गई है, ये आपको बताना है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है द्युति लस्सर, तन्य डक्टाइल, आघात वर्धनीय मेलिएबल, ध्वनिक सोनोरस। अब आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों, मिलान करना है यहाँ पर आपको। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो द्युति जो है इसमें तो क्या हो जाएगा आपका? चमक हो जाएगा, ए में आपका थर्ड हो जाएगा। डक्टाइल का मतलब क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? तो डक्टाइल का मतलब आपका क्या हो जाएगा? खींचने पर तार का रूप लेना, यानी खींचने पर तार का रूप लेना, ये आपका डक्टाइल में आ जाएगा। आघात वर्धनीय या मेलिएबल क्या होता है? पीट कर पतली चादरें बनाना, तो पीट कर पतली चादरें बनाना आपका मेलिएबल में आ जाएगा। और ध्वनिक सोनोरस क्या हो जाएगा आपका? टकराने पर खनखनाहट उत्पन्न करना, यानी कि आवाज़ उत्पन्न करना। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये सवाल आपका एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा। अगर मिलान करने वाला नहीं पूछा जाएगा तो आपको ये पूछा जाएगा मेलिएबल जो है ये किस प्रकार की विशेषता है। आपसे पूछा जाएगा डक्टाइल किस प्रकार की विशेषता है, द्युति किस प्रकार की विशेषता है, और सोनोरस आपकी किस प्रकार की विशेषता है। ये आपका एग्जाम में जरूर बनेगा। यहाँ पर ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किस मिश्र धातु का उपयोग विद्युत तारों को परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है? तो वेल्डिंग के लिए किन धातुओं का उपयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो सीसा और टिन का प्रयोग जो है ये आपका वेल्डिंग के लिए किया जाता है। महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिएगा, वेल्डिंग के लिए आपका सीसा और टिन का प्रयोग किया जाता है। वेल्डिंग को टाका भी कहा जाता है, तो इसको टाका सीटी से भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, टाका सीटी, किसी से टाका भिड़ जाता है तो सीटी बजती है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो सीटी से क्या हो जाएगा? सीसा और टिन आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, धातु के कौन से गुणधर्म के प्रयोग से घंटिया तथा संगीत वाद्य यंत्र की तारें बनाई जाती है? तो घंटिया तथा संगीत वाद्य यंत्र की तारें बनाई जाती है, किस प्रकार के गुण से बनाई जाती है? तो देखने से आपको पता लग गया, सोनोरिटी का आपका गुण हो जाएगा, ध्वन्यात्मकता का गुण हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नांकित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी? मरकरी हो जाएगी। लेकिन अगर आपसे अधातु पूछी जाए जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है, तो वो कौन सी हो जाएगी आपकी? तो वो आपका ब्रोमीन हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए हाथ में रखने पर कौन आपकी द्रव अवस्था में बदल जाएगी, तो गैलियम, और एक आपका है सीजियम। तो गैलियम सीजियम जो है दोस्तों, इनको अगर आप हाथ में रखते हो तो हाथ से ये आपकी जो ऊष्मा है उसको ग्रहण करता है, और ये आपका दोस्तों द्रव अवस्था में बदल जाता है, गैलियम और सीजियम। ठीक है, आगे देखिए, खाने के डिब्बों कैन पर जिंक के स्थान पर टिन की परत चढ़ी होती है, क्यों? जो खाने के डिब्बे होते हैं उनमें जिंक के स्थान पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? टिन की परत चढ़ाई जाती है। क्यों चढ़ाई जाती है? तो इसका सबसे बेसिक रीजन क्या होगा? जिंक जो है वह टिन से अधिक क्रियाशील है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। जिंक जो है दोस्तों ये टिन से अधिक क्रियाशील है, ये आप याद रखिएगा, टिन से अधिक क्रियाशील है आपका जिंक। इसी वजह से किसकी परत चढ़ाई जाएगी? टिन की परत चढ़ाई जाएगी, क्योंकि टिन कम क्रियाशील है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है? असत्य कथन आपको बताना है। सवाल को पढ़ते आपका आंसर पता चल जाएगा। सोडियम और पोटेशियम नर्म धातुएं होती है, इन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। आयोडीन एक अधातु है, लेकिन यह चमकीली होती है, ये बात बिल्कुल सही है। आयोडीन आपकी एक प्रकार की अधातु है, और ये कैसी होती है? चमकीली होती है। पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। इसके अलावा ब्रोमीन अधातु है जो कि द्रव अवस्था में होती है, और गैलियम सीजियम आप याद रखना।
ग्रेफाइट एक ऐसी धातु है, ग्रेफाइट धातु नहीं है, अधातु है, जो कि विद्युत की सुचालक होती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, वे धातु जो कठोर सतह पर प्रहार से ध्वनि उत्पन्न करते हैं क्या कहलाते हैं? तो ध्वनि उत्पन्न करेंगे तो ध्वनिक कहलाएंगे, ठीक है। तार में बदलना हो तो तन्य कहलाएंगे, ठीक है। और मेलेबिलिटी क्या हो जाएगी? पीट कर चादर बना सकते हो, उसे मेलेबिलिटी कहा जाएगा। आगे देखिए, लोहे पर जिंक या क्रोमियम का लेपन इसे जंग लगने से बचाता है, यह प्रक्रम क्या कहलाएगा आपका? तो ये गैल्वेनाइजेशन आपका कहलाएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। कुछ धातु जैसे लोह की सतह संक्षारित कोरोडेड हो जाती है जब उन्हें लंबे समय तक में अनावर्त खुला रखा जाता है। तो कुछ धातु ऐसी होती है जो लोह की सतह संक्षारित हो कोरोडेड हो जाती है, तो ये क्यों होती है दोस्तों? तो ये इस वजह से होती है क्योंकि आर्द्र वायु की उपस्थिति में। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, नम वायु या आर्द्र वायु। आगे देखिए, निम्न में से क्या लोहे को जंग से बचाने के लिए उपयोग में लिया जाएगा? लोहे की वस्तुओं पर क्रोमियम का लेपन, लोहे की वस्तुओं पर जल में संग्रहण। तो जल में संग्रहण अगर आप करोगे तो संक्षारण हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। लोहे की वस्तुओं पर ग्रीस लगाना, लोहे को अन्य तत्वों के साथ मिलाकर जंग ना लगने वाले मिश्र धातु बनाना। तो यहाँ पर 1, 3 और 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 आपका सही है, 2 यहाँ पर बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं? तो धातु जो है ये जब अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं दोस्तों, तो कौन सी गैस जो है ये उत्पन्न होती है? तो ये महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। हाइड्रोजन गैस यहाँ पर उत्पन्न होती है। निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक क्रियाशील है? तो कौन सी धातु आपकी सबसे अधिक क्रियाशील है? सोडियम आपकी काफ़ी ज़्यादा क्रियाशील है। सबसे अधिक क्रियाशील आपकी कौन सी हो जाएगी? सोडियम हो जाएगी। तत्व जो सामान्यतः द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, तो ऐसे कौन से तत्व है जो कि द्रव अवस्था में पाए जाते हैं? तो तत्व में आपकी धातु भी आएगी, अधातु भी आएगी, यानी मरकरी भी आ जाएगी और ब्रोमीन भी आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए धातु कौन सी है, तो मरकरी है। अधातु कौन सी है? ब्रोमीन है। और गैलियम सीजियम हाथ में रखोगे तो पिघल जाएंगे। ये 4 बातें आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से बार बार सवाल पूछा जाता है। अर्धचालक गुणों के कारण कंप्यूटर, टीवी आदि में उपयोग की जाने वाली अधातु है। तो कंप्यूटर, टीवी आदि में उपयोग की जाने वाली अधातु आपकी कौन सी हो जाएगी? अर्धचालक गुण होते हैं इसके, ये कौन सी हो जाएगी? आपकी सिलिकॉन हो जाएगी। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक चाकू द्वारा आसानी से काटी जा सकती है? तो सोडियम और पोटेशियम। तो पोटेशियम यहाँ पर ऑप्शन में है, तो पोटेशियम आपका राइट आंसर होगा। उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से एक का प्रयोग किया जाता है। तो उत्कृष्ट धातु जो होती है इनको घोलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो एक्वा रेजिया का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। ऑप्शन 4 यहाँ पर सही होगा। एक्वा रेजिया जो होता है ये आपका HCl और HNO3 का मिश्रण होता है, जिसमें HCl का अनुपात आपका 3 होता है और HNO3 का अनुपात आपका 1 होता है। यानी इधर 3 है तो इधर 3 नहीं होगा, ये आप ध्यान रखना। इधर 3 है तो इधर 3 नहीं होगा, इधर 1 होगा। और इधर 3 नहीं है तो इधर 3 होगा। तो 3:1 इनका होता है। HCl और HNO3 का, इसे एक्वा रेजिया कहा जाता है। आगे देखिए, चांदी के जो बर्तन होते हैं उनको हवा में कुछ दिन खुले रखने से क्या बनने के कारण वो काले हो जाते हैं? तो चांदी के बर्तन तो क्या होते हैं? काले होते हैं। और तांबे के बर्तन कैसे होते हैं? हरे होते हैं। चांदी के बर्तन काले किस वजह से होती है? क्योंकि यहाँ पर Ag2S यहाँ पर बन जाती है, Ag2S यहाँ पर बन जाती है, इसी वजह से ये काले होते हैं। निम्न में से कौन अधातु है? तो यहाँ पर कौन आपकी अधातु है? गैलियम है, इंडियम है, एल्यूमिनियम है, नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन आपकी अधातु है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, मिश्र धातु एवं संगठन का मिलान कीजिए। तो मिश्र धातु आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो याद रखना। अभी आपकी पीतल पूछी गई थी, कौन से एग्जाम में? पटवारी के एग्जाम में। तो पीतल को हम याद रखते हैं पिताजी से, पिताजी, ठीक है। तो बी में तो आपका 3rd हो गया। जर्मन सिल्वर में आपकी सिल्वर नहीं होती है, ये आप याद रखिएगा। जर्मन सिल्वर में जो है वह आपकी सिल्वर नहीं होती है, इसमें आपकी दोस्तों सीसा होता है, एंटीमनी होती है। रुकिए, यहाँ पर आपका हो जाएगा जर्मन सिल्वर में तांबा, जिंक और निकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तांबा, जिंक और निकल हो जाएगा। और मुद्रण टाइप धातुएं जो होती है इनमें सीसा, एंटीमनी और टीन आपका हो जाएगा, ठीक है। जर्मन सिल्वर याद रखना, इसमें सिल्वर नहीं होती है, इसमें तांबा, जिंक और निकल आपका होता है। और कांसा जो होता है इसमें आपका तांबा और टीन होता है। इसको का टी से हम याद रखते हैं, का टी, ठीक है। का से आपका कॉपर हो जाएगा, टी से आपका टीन हो जाएगा, का से आपका कांसा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है। पिताजी, जर्मन सिल्वर में आपका तांबा, जिंक, निकल। इसके अलावा मुद्रण टाइप धातु पूछी जाए तो सीसा, एंटीमनी, टीन और कांसा पूछा जाए तो ये आपका कॉपर और टीन हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा यौगिक अम्लीय तथा क्षारीय दोनों व्यवहार दर्शाता है? तो अम्लीय तथा क्षारीय दोनों व्यवहार यहाँ पर दर्शाएगा, तो ये कौन सा है? आपका Al2O3 है। इसके अलावा एक आपका PbO भी आता है, PbO,
वो भी आपका दोनों गुण दर्शाता है। तो अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण यहाँ पर कौन सा दर्शाएगा आपका Al2O3। आगे देखिए अगला सवाल है आपका दोस्तों, एक महिला अपने बुढ़ापे के कारण, किसके कारण दोस्तों, जब भी आपको सवाल में बुढ़ापा मिल जाए या वृद्धावस्था मिल जाए या वर्ध लिखा हुआ मिल जाए तो समझ जाना वहाँ पर आपका राइट आंसर क्या जाने वाला है, जरा दूरदर्शिता जाने वाला है। इसमें कंफ्यूज मत होना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं हाइपर मेट्रोफिया भी इसका आंसर कर देते हैं। एक महिला अपने बुढ़ापे के कारण समाचार पत्र को अच्छी तरह नहीं पढ़ सकती है, वह निम्नलिखित में से किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। तो वो सही तरीके से समाचार पत्र नहीं पढ़ पा रही है बुढ़ापे के कारण, तो यहाँ पर जरा दूरदर्शिता आपकी हो जाएगी। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही होगा। दूर स्थित एक ऊंची इमारत का पूरा प्रतिबिंब निम्नलिखित का उपयोग करके हमेशा देखा जा सकता है। तो दूर स्थित कोई ऊंची इमारत है, उसका पूरा प्रतिबिंब किस आपका दोस्तों दर्पण का उपयोग करके देखा जा सकता है, तो ये उत्तल दर्पण का प्रयोग करके आपका देखा जा सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, एक सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। एक वर्ध व्यक्ति, देखो वर्ध आ गया, वर्ध आते हैं आपको कहाँ जाना है, जरा दूरदर्शिता में जाना है, कंफ्यूज नहीं होना है। एक वर्ध व्यक्ति के लिए यह दूरी बढ़कर 50 सेंटीमीटर हो जाती है। यदि व्यक्ति 25 सेंटीमीटर की दूरी से पुस्तक पढ़ने का प्रयास करता है तो प्रतिबिंब इमेज धुंधला प्रतीत होता है। नेत्र का यह दृष्टिदोष क्या कहलाता है, तो नेत्र का यह दृष्टिदोष आपका क्या कहलाएगा दोस्तों, तो ये क्या कहलाएगा, जरा दूरदर्शिता यानी प्रेस बायोफिया कहलाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी आपका दोस्तों पटवारी के एग्जाम में ये वाला पूछा गया था, बिंदुकता एस्टिग्मेटिज्म, इसके लिए आपका कौन सा लेंस प्रयोग में लिया जाता है इसको दूर करने के लिए, तो इसमें आपका बेलनाकार लेंस यूज में लिया जाता है। कौन सा लेंस यूज में लिया जाएगा, बेलनाकार लेंस यहाँ पर यूज में लिया जाता है। और जरा दूरदर्शिता को दूर करने के लिए आपका डीफोक्सी लेंस यूज में लिया जाता है, यानी उसमें एक तरफ आपका अवतल होता है और एक तरफ आपका क्या हो जाएगा, उत्तल होता है, यानी ऊपर आपका अवतल और नीचे आपका उत्तल हो जाएगा, इस तरीके से होता है, ठीक है। आगे देखिए, प्रकाश के परावर्तन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन आपका सही है। प्रकाश की किरण जो कि किसी सतह पर टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं, तो ये बात तो बिल्कुल सही लग रही है, ये बात बिल्कुल आपकी सही है। इसके अलावा देखिए, आपतित किरण व परावर्तित किरण दोनों एक दूसरे के लंबवत होती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बात गलत हो जाएगी। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये बात बिल्कुल सही है, आपतन कोण सदैव आपका परावर्तन कोण के बराबर होता है। और आपका नॉर्मल और आपतित किरण के मध्य का कोण परावर्तन कोण कहते हैं, ये बात भी गलत है। अभिलंब और आपतित किरण के मध्य के कोण को परावर्तन कोण नहीं कहते हैं, ये बात गलत है। तो यहाँ पर 1 और 3 आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा रंग प्रिज्म में से गुजरने पर सबसे ज़्यादा विचलित होता है। तो कौन सा रंग जो है ये सबसे ज़्यादा विचलित होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो विबज्योर आपने पढ़ा होगा, विबज्योर में दोस्तों आपका वायलेट जो है वो सबसे ज़्यादा विचलित होता है, तो बैंगनी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, ये आप याद रखना, बैंगनी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। और एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, सबसे कम विचलित आपका कौन सा होता है, लाल होता है। और लाल जो होता है दोस्तों, इसका प्रकीर्णन जो है वो आपका यानी कि ये जो है सबसे कम विचलित होता है और इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है, जबकि बैंगनी की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। और अगर आपसे मध्य का रंग पूछा जाए तो मध्य का रंग जो होता है वो एक बार एलडीसी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, पीला होता है, ये आप याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, सूर्य का प्रकाश वर्षा को गोलाकार पानी की बूंदों में से होकर गुजरता है। एक प्रेक्षक सूर्य की ओर पीठ करके खड़ा हुआ है, वह अपने सामने इंद्रधनुष को देखता है, तो इस घटना का कारण क्या है। तो सूर्य की तरफ जब आप पीठ करके खड़े होते हो तभी आपका इंद्रधनुष आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर प्रकाश का प्रक्षेपण भी होता है, अपवर्तन भी होता है और परावर्तन भी होता है, सभी प्रकार का मिला हुआ प्रभाव होता है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। किस प्रकार के दर्पण के उपयोग से विस्तारित दृश्य क्षेत्रफल प्राप्त होता है। तो विस्तारित दृश्य क्षेत्रफल आपका उत्तल दर्पण के प्रयोग से प्राप्त होगा, यहाँ पर ऑप्शन 3 आपका सही जाएगा। एक समतल दर्पण पर प्रकाश की एक किरण उसकी सतह के अभिलंब पर आपतित होती है, तो ये आपका अभिलंब है और इसी पर आपकी आपतित हो रही है, तो इसी पर आपतित हो रही है, तो उसके आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा, तो ये आपका 0 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। आपतन कोण का मान 0 डिग्री हो गया, परावर्तन कोण का मान भी 0 डिग्री हो गया। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 90-90 मत कर देना यहाँ पर, ठीक है, 0 डिग्री यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। ये सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है। आगे देखिए, जब कॉर्निया गोलाकार नहीं होता है तो इस प्रकार के नेत्र में दृष्टि का दोष होता है। जब कॉर्निया आपका गोलाकार नहीं है तो यहाँ पर किस प्रकार का दोष आपका हो जाएगा, तो ये अभी मैंने आपको बताया था। जब आपका कॉर्निया गोलाकार नहीं होता है तो बेलनाकार लेंस यूज में लिया जाता है और इस रोग को क्या कहा जाता है, एस्टिग्मेटिज्म कहा जाता है, अबिंदुकता कहा जाता है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। मायोपिया में तो क्या होता है, निकट दृष्टि दोष आपका होता है। निकट दृष्टि दोष का मतलब निकट का आपको दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता है। जबकि हाइपरमेट्रोपिया में दूर दृष्टि दोष होता है,
दूरदर्शी दोष का मतलब क्या होता है? दूर का आपको दिखाई दे रहा है, निकट का आपको दिखाई नहीं दे रहा है। मनुष्य की आँख में किस प्रकार का लेंस होता है? तो मनुष्य की आँख में दोस्तों आपका उत्तल लेंस होता है, और इसे क्या कहा जाएगा? उत्तल लेंस को आपका उभयोतल लेंस कहा जाएगा। किसी चमकदार सतह पर प्रकाश का आपतन होने पर उसकी दिशा परिवर्तित हो जाती है, इसे प्रकाश का क्या कहा जाएगा? इसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाएगा। किस प्रकाशीय परिघटना के द्वारा सफ़ेद प्रकाश का विभाजन 7 संघटक वर्णों में होता है, जो हमने विबज्योर पढ़ा था? तो ये किसके कारण होता है दोस्तों? तो ये वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। ये सिंपल से सवाल है, ये आपको ध्यान रखना है, और ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है? क्योंकि आपने देखा होगा पटवारी के एग्जाम में भी काफ़ी सिंपल सवाल पूछे गए थे। हालांकि ओवरऑल जब पेपर देखा जाता है तो वो टफ ही होता है, ईजी आपका कोई सा भी पेपर नहीं होता है, ठीक है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है दोस्तों ये आपका कब होगा? अपवर्तन कोण 90 डिग्री से अधिक हो। तो अपवर्तन कोण का मान अगर 90 डिग्री से अधिक हो आपका, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपका होता है, ये आप याद रखिएगा। जिस स्थिति में रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है उसे कहते हैं। तो रेटिना के पीछे जब प्रतिबिंब आपका बनता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए 2 चीज़ें याद रखिएगा। निकटदर्शी दोष, यानी कि जब आपका अवतल लेंस प्रयोग में लिया जाता है निकटदर्शी दोष दूर करने के लिए, तो निकटदर्शी दोष में क्या होता है? रेटिना के पहले ही आपका प्रतिबिंब बन जाता है। जैसे कि आपका रेटिना है तो इसके पहले ही आपका प्रतिबिंब बन जाएगा, जबकि दूरदर्शी दोष में रेटिना के पीछे आपका प्रतिबिंब बनता है, यानी निकटदर्शी दोष में तो पहले ही बन गया आपका, ठीक है? और यहाँ पर पूछा गया पीछे बनता है, तो पीछे आपका किस में बनेगा? दूरदर्शी दोष में बनेगा। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो ये बात आप याद रखिएगा, निकटदर्शी दोष अगर आपको है तो आपका जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के पहले ही बन जाएगा, और रेटिना के पीछे कब बनेगा? जब आपका दूरदर्शी दोष होगा। नेत्र का भाग जिसका प्रत्यारोपण कर सकते हैं, तो कॉर्निया जो है दोस्तों इसका प्रत्यारोपण किया जा सकता है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो अगर आपका प्रतिबिंब सीधा बनेगा तो ये आभासी भी बनेगा। तो सीधा या आभासी प्रतिबिंब आपका बनता है तो ये आपका एक उत्तल लेंस में बनता है, इसके अलावा समतल में भी बनता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, उत्तल दर्पण और आपका समतल दर्पण में बनता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। समतल दर्पण में भी आपका दोस्तों अगर आप राइट हैंड से लेफ्ट जो आपका ईयर है उसको छुओगे, यानी आपका जो सीधा हाथ है उससे आप उल्टे कान को छुओगे, तो आपका क्या कांच में क्या दिखेगा? आपका उल्टे हाथ से आप सीधे कान को छू रहे हो। तो यानी कि यहाँ पर आपका जो प्रतिबिंब है वो सीधा तो बन रहा है, लेकिन वह आपका आभासी बन रहा है, ये आप याद रखना, ठीक है? और उत्तल में भी सीधा बनता है, आभासी बनता है। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्यों? तो खतरे के जो संकेत है उनके लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है और इसकी तरंगदैर्घ्य जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। आकाश का नीला रंग प्रतीत होता है, तो आकाश का जो नीला रंग है वो आपको क्यों प्रतीत होता है? तो कभी भी आपसे नीला रंग पूछा जाए, लाल रंग पूछा जाए या कोई सा भी रंग आपको पूछा जाए तो ये प्रकीर्णन के कारण आपका होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सूर्य 2 मिनट पहले दिखाई दे रहा है, 2 मिनट बाद तक दिखाई दे रहा है, पेंसिल टेढ़ी मुड़ी हुई दिखाई दे रही है, सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसमें आपका क्या होता है? अपवर्तन होता है, ठीक है? यानी कोई वस्तु अगर आपको आभासी रूप में प्रतीत हो रही है तो वो क्या है? आपका अपवर्तन है। लेकिन अगर आपको दोस्तों नीला, लाल रंग ऐसा कुछ दे दिया जाए तो ये प्रकीर्णन के कारण होता है। वह दृष्टि दोष जो आंख की कॉर्निया की वक्रता के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर तलों में भिन्न होने के कारण उत्पन्न होता है, क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये वही वाला सवाल आपका फिर से आ गया, ये क्या कहलाएगा? आपका एस्टिग्मेटिज्म कहलाएगा। इंद्रधनुष पानी की छोटी छोटी बूंदों के द्वारा सूर्य की रोशनी से बनता है। तो इंद्रधनुष जो है ये पानी की छोटी छोटी बूंदों के द्वारा सूर्य की रोशनी से बनता है। तो यहाँ पर क्या होता है? आपका वर्ण विक्षेपण होता है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा, जब आप बाइक चलाते हो दोस्तों तो बाइक में जो आपका कांच यूज में लिया जाता है जिससे हम पीछे की वस्तुओं को देख सकते हैं, कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन सी गाड़ी जा रही है, तो वहाँ पर आपके किस प्रकार का जो दर्पण यूज में लिया जाता है? तो वहाँ पर आपका उत्तल दर्पण यूज में लिया जाता है। लेकिन आपके जो टॉर्च की हेडलाइट होती है या गाड़ी के आगे की हेडलाइट होती है वहाँ पर आपका अवतल दर्पण यूज में लिया जाता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है? अब आप लोग मुझे एक बात कॉमेंट करके बताना, अभिसारी और अपसारी जो है ये किसको कहा जाता है? उत्तल और अवतल में से इन दोनों की विशेषता आपको बतानी है। अभिसारी और अपसारी किसको कहा जाता है? ये वाला सवाल भी आपका पूछा जा सकता है। एक लक्षण के साथ दूसरे लक्षण की वंशागति का प्रभाव एक दूसरे लक्षण पर नहीं पड़ता है, इस आधार पर निम्न में से कौन से नियम की व्याख्या की गई है? तो एक लक्षण के साथ दूसरे लक्षण की वंशानुगति का प्रभाव एक दूसरे के ऊपर नहीं पड़ता है, इस आधार पर निम्न में से कौन से नियम की व्याख्या की गई है? तो देखने से पता लग रहा है ये कौन सा नियम हो जाएगा? आपका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम हो जाएगा। और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम जो है ये द्विसंकर पर आपका आधारित है, और आपका प्रभाविकता का नियम जो है ये एकल संक्रमण पर आधारित है।
तो प्रभाविकता एकल पर है और स्वतंत्र अपव्यवन जो है ये द्विसंकरण पर आधारित है, ये आप याद रखिएगा। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचने वाले लक्षणों के नियंत्रक को मेंडल ने क्या नाम दिया? तो एक पीढ़ी से जो दूसरी पीढ़ी में जो पहुंचने वाले लक्षण के नियंत्रक को मेंडल ने क्या नाम दिया दोस्तों? तो इनको क्या नाम दिया है? इनको कारक नाम दिया है। ये आप याद रखिएगा। कारक को क्या कहा जाता है? फैक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? फैक्टर कहा जाएगा। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? फैक्टर कहा जाता है। तो कारक नाम दिया, फिर कारक को ही आगे चलकर फिर जीन नाम दिया गया। ठीक है, तो लेकिन अगर आपसे सवाल पूछा जाए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचने वाले लक्षणों के नियंत्रक को मेंडल ने क्या नाम दिया, तो कारक आपको आंसर करना है। और अगर कारक ऑप्शन में नहीं हो तो फिर आपको जीन आंसर करना है। आगे देखिए, जब F1 पीढ़ी का संकरण किसी भी जनक से करवाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो F1 पीढ़ी का संकरण जब किसी भी जनक से करवाया जाता है तो उसे क्या कहा जाएगा? संकर पूर्वज संकरण कहा जाएगा। मनुष्य के एक केंद्र प्रारूप में अलिंग गुणसूत्र की संख्या होती है। तो अलिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो अलिंग गुणसूत्र आपके कितने होते हैं दोस्तों? 22 जोड़ी होते हैं। 22 जोड़ी का मतलब कितने हो गए? 44 आपके होते हैं। तो 44 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और टोटल पूछे जाए तो 23 जोड़ी होते हैं आपके, यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। आगे देखिए, पायसम सटाइवम किसका वानस्पतिक नाम है? तो पायसम सटाइवम जो है ये किसका वानस्पतिक नाम हो जाएगा? उद्यान मटर का हो जाएगा। द्विसंकर क्रॉस की F2 पीढ़ी से लक्षण प्रारूप अनुपात होता है। तो द्विसंकर क्रॉस की F2 पीढ़ी से लक्षण प्रारूप अनुपात आपका कौन सा होता है? 9:3:3:1 होता है। ठीक है, और एकल क्रॉस में आपका कौन सा हो जाएगा? ये आपका 1:2:1 हो जाएगा। ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? यहाँ पर आपका लक्षण प्रारूप पूछा गया है। तो लक्षण प्रारूप 9:3:3:1 हो जाएगा। आगे देखिए, एक सामान्य बालिका शिशु अपने X गुणसूत्र प्राप्त करती है। तो एक सामान्य बालिका शिशु जो है ये अपने X गुणसूत्र प्राप्त करती है, यानी बालिका जो है ये X गुणसूत्र कहाँ से प्राप्त करती है? बालिका में आपके डबल X होते हैं, पिता का XY होता है, माता का XX होता है। तो पिता का एक X लेती है और माता का एक X लेती है, फिर आपकी बालिका बनती है। यानी कि यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपने माता से एक लिया और अपने पिता से एक X लिया और यहाँ पर आपकी बालिका बन गई XX। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, आनुवांशिक पदार्थ में होने वाले अचानक परिवर्तन को कहते हैं। तो आनुवांशिक पदार्थ जो है इसमें होने वाले अचानक परिवर्तन को क्या कहा जाता है? उत्परिवर्तन कहा जाता है। आनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाएगा? तो आनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? तो ये आपके जीजे मेंडल को कहा जाता है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विषम लक्षण चुने थे? तो इन्होंने कितने विषम लक्षण चुने थे ये आपसे पूछा गया है। तो 7 विषम लक्षण इन्होंने चुने थे। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही जाएगा। तो विषम लक्षण पूछे जाए तब तो आप 7 आंसर करना दोस्तों। ठीक है, जिन्स को विपरीत लक्षणों के संकेतक है कहलाते हैं। तो जिन्स जो विपरीत लक्षणों के संकेतक होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें एलील कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? एलील कहा जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है। मानवों में एक युग्मज जिसमें पिता से एक X गुणसूत्र वंशानुगत होता है से विकसित होगा। अगर पिता से आपने एक X ले लिया और माता से तो आप क्या लोगे? X ही लोगे। तो यहाँ पर क्या होगा? आपका बालिका होगी, यानी लड़की का जन्म होगा। तो यहाँ पर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से आनुवांशिकीय इकाई है। तो आनुवांशिकीय इकाई आपकी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? तो ये आपकी जीन हो जाएगी। आनुवांशिकीय इकाई किसे कहा जाएगा? जीन को कहा जाएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, हीमोग्लोबिन निर्माण में किस धातु की आवश्यकता होती है? तो हीमोग्लोबिन का जब निर्माण किया जाता है तो यहाँ पर कौन सी धातु की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर आयरन की आवश्यकता होती है। मुकुलन द्वारा जनन होता है। तो मुकुलन जो होता है इसके द्वारा जनन होता है। तो हाइड्रा का जनन जो है ये मुकुलन के द्वारा होता है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही होगा। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। तो स्वस्थ मनुष्य जो होता है इसका रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 mmHg होता है। किस रक्त समूह में लाल रक्त कणिकाओं पर A और B दोनों ही प्रतिजन उपस्थित होते हैं? तो लाल रक्त कणिकाओं पर A प्रतिजन और आपका B प्रतिजन दोनों उपस्थित होते हैं। तो ये किस में हो जाएंगे आपके दोस्तों? तो ये आपके AB रक्त समूह में हो जाएंगे। किस में हो जाएंगे? AB रक्त समूह में हो जाएंगे, जहाँ पर A प्रतिजन भी होता है और B प्रतिजन भी होता है। ये आपको ध्यान रखना है। और AB जो है ये आपका सर्वग्राही होता है, ये सबसे जो है आपका ब्लड ले सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर स्पेशली पूछा जाए तो AB नेगेटिव, O नेगेटिव जो होता है ये आपका होता है। और यहाँ पर आपका क्या होता है? AB पॉजिटिव जो होता है ये सबसे ले सकता है ब्लड, ये आप ध्यान रखना है। और O नेगेटिव जो है ये सबको ब्लड डोनेट कर सकता है। आगे देखिए, रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है? तो रुधिर का जो तरल भाग होता है ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका प्लाज्मा कहलाता है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। मानव में दंत सूत्र होता है। तो मानव का दंत सूत्र कितना होता है? 21-23/21-23 आपका होता है। सार्वत्रिक ग्राही रुधिर समूह में क्रमशः कौन से प्रतिजन व प्रतिरक्षी होते हैं? तो सार्वत्रिक ग्राही रुधिर समूह में
क्रमशः कौन से प्रतिजन वो प्रतिरक्षी होते हैं। तो सार्वग्राही का मतलब आपका ए बी हो गया, और ए बी में आपके कौन से प्रतिजन होंगे वो प्रतिरक्षी होंगे। तो प्रतिजन तो आपका ए होगा और बी होगा, और प्रतिरक्षी यहाँ पर कोई सा भी आपका नहीं होता है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। कीटों में गैस विनिमय के लिए वायु नलिकाओं के जाल को क्या कहते हैं। तो कीटों में गैस विनिमय के लिए वायु नलिकाओं के जाल को क्या कहा जाता है, तो इसे वातक या श्वास प्रणाल कहा जाता है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। कौन सा हार्मोन रुधिर में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित कौन करता है, ये आपको बताना है, महत्वपूर्ण सवाल है। तो कौन सा हार्मोन रुधिर में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करेगा, महत्वपूर्ण सवाल है, पेराथ हार्मोन। और ये जो सवाल है ये आपको पूछा जा सकता है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो यहाँ पर याद रखना कौन सा हार्मोन ऐसा है जो रुधिर में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करेगा, तो ये पेराथ हार्मोन आपका हो जाएगा। ऑक्सीजनित रुधिर हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में किनके द्वारा ले जाया जाता है। तो जो आपका जो दोस्तों हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक जो रुधिर ले जाया जाता है, ये किसके द्वारा ले जाया जाता है, तो ये धमनियों के द्वारा ले जाया जाता है। ठीक है। एक लाल भूरे रंग की सेम बीन के आकार की संरचना है जो मनुष्य की उदरीय गुहा के निचले भाग में पाई जाती है। तो सेम बीन के आकार की होती है आपकी किडनी, जिसे वक्र या गुर्दा कहा जाता है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, एक फ्लैप पल्ले जैसी प्रत्यास्थ उपास्थि संरचना जो इसोफेगस यानी ग्रास नली और आपका टेक्रिया यानी श्वास नली के बीच की स्विच की भांति कार्य करती है, वो है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एपिग्लोटिस हो जाएगा। एपिग्लोटिस जो होता है दोस्तों, ये आपका खाने को श्वास नली में जाने से रोकता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो खाना जो है वो श्वास नली में ना जाए, उसको रोकने के लिए आपका एपिग्लोटिस होता है। और ये आपका क्या होता है दोस्तों, ये आप याद रखना, इसोफेगस यानी ग्रास नली और टेक्रिया यानी श्वास नली। तो ग्रास नली और श्वास नली के बीच में स्विच की भांति कार्य करता है ये आपका। आगे देखिए, उस जंतु का नाम बताइए जो अपनी त्वचा से सांस लेता है। निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर है। तो यहाँ पर जो कि त्वचा से सांस लेता है ये कौन हो जाएगा, केंचुआ आपका हो जाएगा। केंचुआ जो है ये अपनी त्वचा से सांस लेता है। अगला सवाल देखिए, मानव में आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो मानव में अगर आहार नाल का सबसे लंबा भाग आपसे पूछा जाए तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, छोटी आंत हो जाएगी। जहाँ पर भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है ये आपकी छोटी आंत हो जाएगी। ठीक है। और जल का अवशोषण कहाँ पर होता है, जल का अवशोषण, खनिज का अवशोषण आपका बड़ी आंत में होता है। आगे देखिए, यहाँ पर ग्रास नली की सुमेलित करना है आपको, ग्रास नली की मांसपेशियों की विशेष गति। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा कर्मानुकुंचन। ठीक है। छोटी आंत का पहला और सबसे छोटा भाग, तो छोटी आंत का पहला और सबसे छोटा भाग आपका कौन सा हो जाएगा, ग्रहणी हो जाएगा। आहार नाल का अंतिम सिरा क्या हो जाएगा आपका, ये आपका मलाशय हो जाएगा। आहार नाल का वह भाग जो मुंह के बाद खुलता है ये आपका मुख्य गुहा हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य जो खाली स्थान होता है इसे क्या कहा जाता है, इसे सिनेप्स कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, सिनेप्स कहा जाएगा। महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखना। मनुष्य के मस्तिष्क में ताप नियंत्रक केंद्र होता है। तो मस्तिष्क वाला सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि प्रमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस, इसके अलावा आपका अनुमस्तिष्क, इसके अलावा मेंडुला एम्ब्लागेंडा। तो इनको ध्यान से पढ़ लेना आप, एक बार ये एग्जाम में आ सकते हैं। तो मनुष्य के मस्तिष्क में ताप नियंत्रक केंद्र कौन सा होता है, तो ये आपका हाइपोथैलेमस होता है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही जाएगा। हमारे शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। तो रक्त शर्करा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन आपका कौन सा हो जाएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इंसुलिन हार्मोन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शरीर की मास्टर ग्रंथि कहलाती है। तो शरीर की मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है, तो ये आपकी पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। तो ऐसी कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो कि मास्टर ग्रंथि कहलाती है, तो ये आपकी पीयूष ग्रंथि हो जाएगी। और एक आपकी पीनेल ग्रंथि आती है जो कि आपका मेलाटोनिन हार्मोन जो है उसको स्रावित करती है। प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है, तो प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य आपका मेरुरज्जु करता है। महत्वपूर्ण सवाल है। मेरुरज्जु जो है ये आपका रिफ्लेक्सिव क्रिया है जो होती है उनको नियंत्रित करने का कार्य करता है, यानी प्रतिवर्ती क्रियाएं। अब आगे देखिए, निम्न में से जीवाणु जनित रोग के उदाहरण को चुनिए। तो जीवाणु जनित रोग जो है दोस्तों उनका उदाहरण आपको बताना है। कुष्ठ रोग, क्षय रोग, डिप्थेरिया, टिटनेस। तो ये सभी के सभी आपके किस में आ जाएंगे, ये आपके जीवाणु जनित रोग में आ जाएंगे। यौन संचारित रोग का उदाहरण बताइए। टीबी, कैंसर, गोनोरिया, न्यूमोनिया। तो गोनोरिया जो है ये आपका एसटीडी रोग है, यानी कि ये आपका यौन संचारित रोग है, ये आप याद रखिएगा। हाइड्रोफोबिया किस रोग का प्रमुख लक्षण है, तो हाइड्रोफोबिया कब होता है आपका, रेबीज जब होता है दोस्तों, तो हाइड्रोफोबिया रोग का लक्षण हो जाएगा ये आपका। ठीक है, जिसमें पानी से डर लगता है। जीवाणु जनित रोग है, तो जीवाणु जनित रोग आपका कौन सा हो जाएगा,
हैजा, टाइफाइड, डिप्थीरिया, ये सभी। तो जीवाणु जनित रोग आपके कौन से हो जाएंगे? ये सभी आपके दोस्तों जीवाणु जनित रोग हैं। अगला सवाल देखिए, MMR का टीका कौन सी बीमारी से रक्षा करता है? तो MMR का जो टीका होता है दोस्तों, ये आपका मम्स, मीजल्स और रुबेला तीनों से रक्षा करता है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही होगा। विडाल टेस्ट जो है ये किस रोग का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो विडाल टेस्ट जो है दोस्तों, ये आपका अभी पटवारी के एग्जाम में पूछा गया था। टाइफाइड रोग का पता लगाने के लिए आपका विडाल टेस्ट किया जाता है। निम्न में से असंक्रामक रोग कौन सा है? तो कैंसर जो है ये आपका असंक्रामक रोग की श्रेणी में आता है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही जाएगा। एलिफेंटियासिस रोग होता है। तो एलिफेंटियासिस रोग आपका किसकी वजह से होता है? तो वुचेरियाई ब्रेनकोफ टाई की वजह से होता है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही होगा। रक्तचाप को संतुलित रखने से निम्न में से किस व्याधि से बचा जा सकता है? तो रक्तचाप जो है अगर उसको आप संतुलित रखते हैं तो किस व्याधि से आप बच सकते हैं? हृदयघात से आप बच सकते हैं। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, रूमेटाइड आर्थराइटिस एक रोग है। तो रूमेटाइड आर्थराइटिस रोग जो है ये किस प्रकार का आपका रोग है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये कैसा रोग हो जाएगा? आपका स्वप्रतिरक्षित रोग हो जाएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, स्वप्रतिरक्षित रोग। तीव्र अनियंत्रित कोशिका विभाजन अथवा अर्बुद निर्माण जिसमें बाद में असहनीय दर्द होता है, ये निम्नलिखित में से किस रोग के कारण और लक्षण हैं? तो ये किस रोग के कारण और लक्षण हैं जिसमें तीव्र अनियंत्रित कोशिका का विभाजन होता है, अर्बुद निर्माण होता है, असहनीय दर्द होता है? तो ये किसके लक्षण हो जाएंगे? ये आपके कैंसर के लक्षण हो जाएंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सही विकल्पों को चुनिए। कैंसर अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण होता है, बिल्कुल सही बात है, ये बात तो बिल्कुल आपकी सही हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा हिपेटाइटिस ए जीवाणुओं के कारण होता है, ये बात गलत है आपकी। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है, ये बात भी बिल्कुल सही है, हीमोफीलिया आपका आनुवांशिक विकार है। कुष्ठ रोग जो है ये आपका विषाणुजन्य रोग है, तो ये विषाणुजन्य रोग नहीं है दोस्तों, ये आपका बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 2 जो है वो सही हो जाएगा, 1 और 3। एड्स में मुख्य रूप से प्रभावित होती है। तो एड्स में मुख्य रूप से क्या प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र या आपका परिसंचरण तंत्र? तो एड्स से आपका दोस्तों प्रतिरक्षा तंत्र जो है ये प्रभावित होता है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही जाएगा। महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखना। क्वासिओकर रोग किसकी कमी से होता है? तो आप सब लोगों को पता होगा, क्वासिओकर मेरास्मस रोग जो है ये प्रोटीन की कमी से होता है। आगे देखिए, क्वासिओकर रोग आमतौर पर बच्चों में इस आयु सीमा में देखा गया है। तो बच्चों में किस आयु सीमा में देखा गया है क्वासिओकर रोग? तो 1 से 4 वर्ष के बच्चों में आपका क्वासिओकर जो है वो देखा गया है सामान्यतः, ये आपको याद रखना है। इटाई रोग आपका किससे होता है दोस्तों? तो कैडमियम की वजह से आपका इटाई रोग होता है, वो भी आप याद रखना। वह विटामिन जो हार्मोन की तरह कार्य करता है और कैल्शियम का अवशोषण भी बढ़ाता है। तो हार्मोन की तरह कार्य करेगा और कैल्शियम का अवशोषण भी बढ़ाएगा, तो ये कौन सा विटामिन है आपका? तो ये आपका विटामिन डी हो जाएगा। ठीक है, विटामिन वाला एक सवाल आपका डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाएगा, तो सारे विटामिन आप याद करके जाना दोस्तों। फैटी यकृत होता है। तो फैटी यकृत जो है ये कैसा होता है? आपका क्वासिओकर में होता है। फैटी यकृत जो होता है ये क्वासिओकर में होता है। आगे देखिए, ग्वाइटर गलगंड हमारे आहार में इस तत्व की कमी के कारण होता है। तो गलगंड रोग जो होता है ये आयोडीन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। एक तरफ आपका अपूर्णता रोग है और एक तरफ रोग के लक्षण हैं। पेलाग्रा रोग विटामिन B3 की कमी से आपका होता है। तो पेलाग्रा रोग जो होता है इसमें क्या होता है दोस्तों, ये आपको बताना है। पेलाग्रा रोग जो होता है इसमें जीभ और त्वचा पर शुष्क सल्कों का दिखाई देना होता है। बेरी रोग जो होता है ये भी विटामिन B की कमी से आपका होता है। विटामिन B की कमी से आपका क्या होगा? तो इससे आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? पेशियाँ और नसों में दुर्बलता आएगी। स्कर्वी रोग जो होता है इससे क्या हो जाएगा? मसूड़ों में रक्त स्त्राव होता है स्कर्वी रोग से। ठीक है, विटामिन C की कमी से आपका स्कर्वी रोग होता है। राइबोफ्लेविनोसिस जो रोग होता है इससे क्या होता है? आपका स्मृति में कमी आती है। तो डी में आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर भी आपको दोस्तों सम्मिलित करना है सोडियम, कैल्शियम, लोहा और आयोडीन। तो सोडियम जो है ये किस लिए यूज़ में लिया जाता है? तो सोडियम जो है दोस्तों ये किसके लिए यूज़ में आता है आपका? तो ये आपका आता है संतुलन बनाए रखने के लिए। कैल्शियम किसके लिए यूज़ में लिया जाता है? हड्डी और दांतों को मजबूत बनाने के लिए। लोहा आपका हीमोग्लोबिन का घटक हो जाएगा। आयोडीन थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ नहीं है। तो ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल भी आपके पूछे जाएंगे जैव अपशिष्ट में। तो जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ यहाँ पर कौन सा नहीं है? कपड़ा है, गोबर है, रद्दी कागज है, कांच आपका नहीं है। निम्न में से कौन सा द्रव अपशिष्ट पदार्थ है?
तो द्रव अपशिष्ट पदार्थ यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, तो बताइए, ये आपका हो जाएगा वाहित मल। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। कंपोस्ट खाद बनती है, तो कंपोस्ट खाद आपकी किससे बनेगी, तो ये आपकी जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट से बनती है कंपोस्ट खाद। वर्मी कंपोस्ट खाद कौन सा जीव बनाता है, तो ये आपका केचुआ बनाता है। इसे दोस्तों कृषि का मित्र भी कहा जाता है, यानी फार्मर मित्र कहा जाता है केचुए को। 5R तकनीक में शामिल है, तो 5R तकनीक में आपका रिड्यूस भी शामिल है, रीयूज भी शामिल है, रिसाइकल भी शामिल है। पहले से 3R बोला जाता था, अभी से 5R बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। उपयुक्त सभी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। पुनर्चक्रण किस प्रकार के अपशिष्ट हेतु उत्तम उपचार है, तो पुनर्चक्रण किनका किया जा सकता है, तो पुनर्चक्रण जैसे कि लोहा है, एल्यूमिनियम है, इनका पुनर्चक्रण हो सकता है। तो ये किस में आ जाएंगे, आपके धातुओं में आ जाएंगे, धात्विक अपशिष्ट। जैव चिकित्सीय अपशिष्ट के निस्तारण हेतु कौन सी तकनीक उपयुक्त में ली जाती है, तो ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है। जैव चिकित्सीय अपशिष्ट अगर आपसे पूछा जाए, चिकित्सा में जो सिरिंजें आपकी यूज में ली जाती है, तो इनका क्या किया जाना चाहिए, इनका भस्मीकरण किया जाना चाहिए। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अपशिष्ट निस्तारण में शामिल है, तो अपशिष्ट निस्तारण में आपके क्या क्या शामिल है, कूड़े से ईंट बनाना, महासागरों में अपशिष्ट निस्तारण, नगरीय दूषित जल का सिंचाई में उपयोग। उपयुक्त सभी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। भारत के बड़े नगरों में प्रति व्यक्ति औसत कूड़ा निकलता है, तो प्रति व्यक्ति औसत कूड़ा कितना निकलता है, तो 0.4 से 0.6 ग्राम जो है दोस्तों, किलोग्राम, ये आपका क्या निकलता है, औसत कूड़ा निकलता है। तो ये याद रखना आप, 0.4 से 0.6 किलोग्राम जो है ये औसत कूड़ा जो है, ये भारत के बड़े नगरों के में प्रति व्यक्ति औसत कूड़ा इतना निकलता है, 0.4 से 0.6 kg। अगला सवाल देखिए, घरेलू कचरे का प्रबंधन करते समय चिकित्सकीय अपशिष्ट पदार्थों के लिए किस प्रकार के डिब्बों का चयन किया जाता है। अब घरेलू कचरों का जब प्रबंधन किया जाता है तो उसमें भी चिकित्सकीय अपशिष्ट जो है उनके लिए किसका यूज में लिया जाएगा, लाल रंग के डब्बों का। ये आपको याद रखना है। चिकित्सकीय अपशिष्ट पूछा जाए तब तो लाल रंग का यूज में लेना है, और चिकित्सकीय अपशिष्ट हटा दिया जाए, ओनली घरेलू कचरा बोला जाए, तब आपको हरा रंग का यूज में लेना है। निम्नलिखित में से किसके नष्ट होने की अवधि अधिक है, तो किसके नष्ट होने की अवधि अधिक है, यानी किसमें नष्ट होने में समय अधिक लगेगा, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, प्लास्टिक की थैली हो जाएगी। अपशिष्ट को खुले में फेंक देने से क्या होता है, तो अपशिष्ट को अगर आप खुले में फेंक दोगे तो उससे क्या होगा, प्रदूषण होगा, और मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, सभी प्रकार का प्रदूषण उससे आपका होगा। अपशिष्ट से होने वाले नुकसान है, तो अपशिष्ट से होने वाले नुकसान आपके कौन कौन से हो जाएंगे, संक्रामक रोग फैलने की संभावना हो सकती है, दुर्गंध उत्पन्न होगी, हानिकारक ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करते हैं। उपयुक्त सभी। कौन से रंग का कचरा पात्र जैविक अपशिष्ट को एकत्रित करने के लिए निर्धारित है, तो कचरा पात्र जैविक अपशिष्ट को एकत्रित करने के लिए निर्धारित है, कौन सा कचरा पात्र आपका हो जाएगा, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, हरे रंग का हो जाएगा। और अगर आपका चिकित्सकीय बोला जाए तब आपको दोस्तों रेड कलर का यूज में लेना है। अब यहाँ पर आपको सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। बताइए, तो गोबर गैस संयंत्र जो है इसमें आपका क्या हो जाएगा, गाय और भैंस का गोबर हो जाएगा। वर्मी कंपोस्टिंग आपका क्या हो जाएगा, वर्मी कंपोस्टिंग में आपका केचुआ हो जाएगा। भूमिभरण लैंडफिल में आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, इसमें आपका आ जाएगा ठोस अपशिष्ट। और पुनर्चक्रण किनका किया जा सकता है, धातु का किया जा सकता है, तो लोहे की छिलन और टूटे हुए प्लास्टिक का सामान जो है इसका पुनर्चक्रण किया जा सकता है। वर्मी कंपोस्टिंग में आपका केचुआ आ गया, गोबर गैस में गाय और भैंस का गोबर आ गया, और लैंडफिल किनका किया जा सकता है, ठोस अपशिष्ट का किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कंपोस्ट खाद बनाने में प्रयोग में नहीं किया जा सकता, तो कंपोस्ट खाद बनाने के लिए प्रयोग में नहीं लिया जाता है, तो तेल और पेंट को यूज में नहीं लिया जाता है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। पुनर्चक्रण किया जा सकता है, तो पुनर्चक्रण किनका किया जा सकता है, तो अभी मैंने बताया धातुओं के डिब्बों का किया जा सकता है पुनर्चक्रण, चिकित्सा का नहीं किया जा सकता, रेडियो सक्रिय अपशिष्ट का भी नहीं किया जा सकता, प्लास्टिक की बोतलों का भी किया जा सकता है। तो 1 और 4 यहाँ पर आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ नहीं है, तो जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ यहाँ पर आपका कौन सा नहीं है, तो पेंट आपका जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ नहीं है। भारत सरकार ने अपशिष्ट प्रबंधन पर सुझाव देने के लिए किस समिति का गठन किया, महत्वपूर्ण सवाल है। तो भारत सरकार ने अपशिष्ट प्रबंधन पर सुझाव देने के लिए किस समिति का गठन किया है दोस्तों, महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जा सकता है, शिवरामन समिति। जैव निम्नीकरणीय अपशिष्टों के निस्तारण की विधि नहीं है, तो जैव निम्नीकरणीय अपशिष्टों के निस्तारण की विधि आपकी कौन सी नहीं है, ये आपको बताना है। तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी दोस्तों, पुनर्चक्रण यहाँ पर नहीं होगा। जैव निम्नीकरणीय अपशिष्टों के निस्तारण की विधि कौन सी नहीं है, पुनर्चक्रण यहाँ पर नहीं है। कंपोस्टिंग आप कर सकते हो, लैंड फिलिंग कर सकते हो, वर्मी कंपोस्टिंग आप कर सकते हो। जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ है, तो जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका कृषि अपशिष्ट हो जाएगा। कांच इसमें नहीं आएगा आपका, प्लास्टिक की बोतलें भी नहीं आएगी। अपशिष्ट प्रबंधन के संदर्भ में उस युग्म का चयन कीजिए जो सुमेलित नहीं है,
तो यहाँ पर कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है? वस्त्र उद्योग, अपशिष्ट रेशे, कृषि, पीड़कनाशी बहिस्त्राव, चिकित्सकीय क्षेत्र, संक्रमित उत्तक और सुइयाँ, घरेलू स्रोत, रेडियोधर्मी पदार्थ। तो घरेलू स्रोत, रेडियोधर्मी पदार्थ जो दिया गया है ये यहाँ पर आपका सम्मिलित नहीं है। वस्त्र उद्योग, अपशिष्ट रेशे आ जाएंगे, कृषि में आपके पीड़कनाशी बहिस्त्राव आ जाएंगे, चिकित्सीय क्षेत्र में आपकी संक्रमित उत्तक और सुइयाँ आ जाएगी, लेकिन घरेलू स्रोत में आपके रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं आएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका गलत हो गया। तो यहाँ पर ये हमने दोस्तों 150 सवाल जो है वो देखे हैं। यहाँ पर मुझे लगता है इनमें से कुछ सवाल जो है वो आपको एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे एज इट इज़, और बाकी जो भी सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे वो बेसिक सवाल ही आपके पूछे जाएंगे, उनको आप आसानी से कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो में आपको राजस्थान जीके की कंप्लीट मैराथन में प्रोवाइड करवाऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।